यूपीपीसीएस प्री करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जितने महत्वपूर्ण मिसलेनियस नेचर के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र यानी सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कंट्री बना है भारत, और इसने जापान को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। 2023 में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मली लोग सोचेंगे सऊदी अरब होगा, लेकिन जवाब है यूएसए। 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है भारत, ये भी पूछा जा सकता है सवाल। और इसके साथ ही एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता राष्ट्र भी बन गया है भारत। इसके बाद देखते हैं कॉन्गो। कॉपर प्रोडक्शन की अगर बात करें तो अफ्रीकी देश कॉन्गो ने पेरू को पीछे छोड़ दिया है और 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। वहीं एलएनजी एक्सपोर्ट की बात करें, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के मामले में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, तो यूएस ने कतर को पीछे छोड़ दिया इस साल और पहले नंबर पर आ गया है। टर्की की अगर बात करें तो टर्की बिकम्स यूरोप्स लार्जेस्ट कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर। हाल में ये बड़ी उपलब्धि टर्की ने हासिल की। इसके बाद म्यांमार की बात करें तो म्यांमार ने अफगानिस्तान को ओपियम प्रोड्यूसिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है और म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा, इनके पास दुनिया का 50% यूरेनियम रिजर्व है और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है 1.7 मिलियन टन। और अन्य कई देश हैं जैसे रशिया, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, नाइजर, चाइना, ये सब ग्लोबल यूरेनियम सप्लाई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये भी सुर्खियों में था। चाइना रशिया की मदद से ऑटो एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपोर्टर बन गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, गेवरा जो कोल फील्ड है, जो पिछले साल सबसे बड़ा कोल फील्ड था इंडिया का, वो न्यूज़ में है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे सबसे बड़ा एशिया का कोल माइनिंग बनाए जाने का प्रयास चल रहा है। कबाक यानू, जो कि नीशी समुदाय की पहली महिला बनी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नीशी कम्युनिटी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। मार्च 2024 में चपचारकुट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में मनाया गया। और पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जहां यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लॉन्च किया गया, उसका जवाब है त्रिपुरा। भारत का पहला हरित राज्य सरकार मुख्यालय यानी सोलर एनर्जी से चलने वाला पहला जो सेक्रेटेरिएट है वो बना है असम सचिवालय। वीआईपी कल्चर को खत्म करके सभी स्तर के अधिकारियों को बिजली बिल का भुगतान कराने का नियम बनाने वाला राज्य बना है असम। और इको फ्रेंडली टूरिज्म के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग को अपनाने वाला पहला नेशनल पार्क बना है असम का काजीरंगा। और भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जवाब है असम। मुस्लिम विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य करने वाला नया कानून बनाया है असम ने। रीसा किस राज्य का पारंपरिक परिधान ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर है जिसे जीआई टैग इस साल दिया गया है? त्रिपुरा। और अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पूर्वोत्तर भारतीय राज्य बन गया है मेघालय। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग गठित करने का निर्णय हुआ है शिलोंग में। और क्लास 9, 10, 11 के लिए बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस करने वाला भारत का पहला राज्य बना है मिजोरम। और 100 माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट के लिए चर्चा में रहा हाल में मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित ये महत्वपूर्ण पहलू हैं। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार अगर कुछ हुआ है तो ये सवाल पूछा जाता है। अपना खुद का डेटा सेंटर लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्मार्ट सिटी बना है अगरतला स्मार्ट सिटी। पंचायती राज संस्थाओं में 100% डिजिटल पेमेंट की सुविधा करने वाला पहला राज्य बना है त्रिपुरा। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है इस बार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है जिसने डिजिटल या ई कैबिनेट लॉन्च किया है? उसका नाम है त्रिपुरा। और किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में पहली महिला डीजीपी यानी राज्य की पुलिस मुखिया बनाई गई है? जवाब है मेघालय। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? नागालैंड में। जीरो वैली में जीरो फेस्टिवल मनाया गया, यह किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ की आपातानी ट्राइब भी सुर्खियों में रही, पूछा जा सकता है। सुमी ट्राइब जिसने अहुना फेस्टिवल मनाया नागालैंड में। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन किसे कनेक्ट करता है? गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से, ये पूछा जा सकता है। अगला सवाल ये है कि किन देशों में यूपीआई पेमेंट को ऑफिशियली मान्यता मिली है? भारत की जो यूपीआई है तो उसमें है श्रीलंका, मॉरिशस,
फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। इन देशों का नाम याद रखना जरूरी है, इसमें पूछा जा सकता है सवाल। इसके बाद कुछ पर्यावरण से संबंधित सवाल जो सदाबहार हैं, जो पूछे जाते हैं। साइलेंट स्प्रिंग जो किताब है रेचल कार्सन की है, 1960 के समय में लिखी गई थी, और इसमें जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है उससे कैसे इन्वायरमेंट खराब होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट खराब होता है, इसका जिक्र किया गया है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा द पॉपुलेशन बॉम्ब, पॉल एहरलिच द्वारा लिखी गई किताब है 1968 में। पॉपुलेशन कंट्रोल और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, इन सबको इन्होंने मिक्स करके इस किताब में बताया है। द लिमिट्स टू द ग्रोथ रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, आपसे पूछा जा सकता है किस साल पब्लिश हुई, तो 1972 में इसे पब्लिश किया गया, और जिसने पब्लिश किया था उसका नाम था क्लब ऑफ रोम, और इसने रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की नींव डाली थी। ये महिला जिनको आप देख रहे हैं, इनका नाम ब्रंटलैंड है, और ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। इनकी अध्यक्षता में ब्रंटलैंड कमीशन बनाया गया था। 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसका टाइटल था आर कॉमन फ्यूचर, और इसी में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था कि सतत विकास किसे कहते हैं, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट 1995, जिसे कोपेनहेगन समिट भी कहते हैं, ये किया गया था 1995 में, ये भी पूछा जाता है। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे।